जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। ये समाज शास्त्र का जो मेंस का जो निःशुल्क क्लास चल रहा था, ये उसका अंतिम वीडियो है। इसमें सामाजिक शोध के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरा शुरू से अंतिम इसमें कंपाइल रहेगा इसमें से, और वो फास्ट वीडियो रहेगा, लगभग 1 घंटा में वो कंपाइल रूप से हो जाएगा। इसमें सामाजिक शोध के बारे में दिया गया है। सामाजिक शोध या इसी को वैज्ञानिक शोध भी कह सकते हैं। तो सामाजिक शोध क्या होता है? जो सामाजिक शोध होता है वो जो समाज में जो घटित जो घटनाएं होते हैं, जैसे समाज विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, जो जन रीतियां है, जो रूढ़िवादिता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं हैं, जैसे वो अमूर्त भी है, जैसे मूर्त भी है। उस घटनाओं को हम जैसे अध्ययन करेंगे और अध्ययन कर उसमें नवाचार लाएंगे, उसी को बोलते हैं सामाजिक शोध। या लिख सकते हैं जैसे सामाजिक शोध क्या है, 2 नंबर के पूछेगा तो सामाजिक शोध क्या है लिखेंगे। जो समाज में जो घटित जो घटनाएं हैं उसको ज्ञात तथ्यों के आधार पर, किसके आधार पर? जो ज्ञात तत्व है, ज्ञात तथ्य है, उसके आधार पर कोई अज्ञात तथ्यों का तर्कसम्मत क्रमबद्ध रूप से, यदि हम उसका क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन कर उसमें नवाचार लाते हैं, क्या होता है? नवीन अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक शोध। परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? सामाजिक शोध क्या होता है? सामाजिक घटित घटनाओं को किसी ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से प्रामाणिकता के आधार पर किए जाने वाला अध्ययन ही सामाजिक शोध कहलाती है। या इसको और अलग फॉर्म लिख सकते हैं, जो समाज प्रचलित मूल मान्यताओं को, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, समाज प्रचलित मूल मान्यताओं को संरक्षण करने हेतु उसमें नवाचार लाने की विधि सामाजिक शोध कहलाते हैं, जिसके द्वारा जो समाज में जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जा सकता है। और साथ में इसको उपकरण को भी लिख सकते हैं नीचे। ये उपकरण जैसे इसमें वस्तुनिष्ठता, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची, ये चारों को, पांचों को आप लिख सकते हो उसमें लिखने के लिए। 2 नंबर के यदि क्वेश्चन पूछेगा तब की बात है। फिर ये सिलेबस में दिया सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या है, ये सिलेबस में दिया है। सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या है? 2 नंबर या 4 नंबर में पूछ सकता है, ये जब भी पूछेगा 2 नंबर या 4 नंबर। तो सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले समाज में जो समस्या है, समस्याओं का अध्ययन कर क्या करना है, उसका निराकरण करना, ये सबसे पहला उद्देश्य है। क्या है पहला उद्देश्य? जो समाज व्याप्त जो समस्या है उसको निराकरण करना, ये उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है? समाज की जो मूल मान्यताएं है उसको संरक्षण करना। आप अलग से ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे समाज की जो मूल मान्यता है, मूल मान्यताओं को संरक्षण करना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरा, समाज में नवाचार लाना, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसमें क्या लिखा है? जैसे समाज में समस्या प्राप्त है उसे दूर करना, समाज में वैज्ञानिकता की भाव का प्रसार करना, समाज में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना, नारी शक्ति की भागीदारी, साथ में समाज में वैज्ञानिकता के भाव पैदा करना, वैज्ञानिकता अर्थात नवाचार के बारे में बताया गया है। उसके समाज में जो घटनाएं हैं उसको तर्क रूप से ध्यान कर उससे फिर सामाजिक निराकरण करना, तर्क बुद्धि के माध्यम से। उसके बाद समाज में जो विषमताएं हैं, जो नियमहीनता है, उसे दूर करने में सहायता करना, समाज में परिस्थिति और भूमिका है इसको सुनिश्चित करना, साथ में जो संस्कृति है उसको संरक्षण करना। बहुत सारा उद्देश्य दिया है, 4-5 लाइन याद रखना। समाज के मूल मान्यता को संरक्षण करना, संस्कृति का संरक्षण करना, सामाजिक नियंत्रण को मजबूत बनाना, ये सामाजिक नियंत्रण को मजबूत बनाना, साथ ही बताए गए हैं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, जैसे सत्यापन और अवलोकन। 2 प्रकार के बताए गए, सत्यापन और अवलोकन के बारे में से बताए गए हैं। उसके साथ ही बताए गए हैं समस्त सामाजिक घटनाओं का क्या करना, इसमें अध्ययन करना। यदि पूछेगा सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या है, तो पहले उद्देश्य लिखना, समाज की मूल मान्यता को संरक्षण करना, समाज में नवाचार लाना, नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद लिख सकते हो समाज में जो समस्या व्याप्त उसे दूर करना, समाज में रूढ़िवादिता को दूर करना, परिस्थिति की भूमिका इत्यादि का निर्धारण करने में सहायता करना, संस्कृति का संरक्षण करना, जैसे विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लिख सकते हो। सामाजिक शोध का महत्व सिलेबस में दिया है। क्या है सामाजिक शोध का महत्व?
ये सबसे पहले वही जो उद्देश्य है उसी को महत्व के रूप में आप लिख सकते हो। पहला है मूल मान्यता को संरक्षण करना। दूसरा क्या है, जो समाज में जो घटित घटनाओं का उसका अध्ययन करना। ऐसे हेडिंग लाइन करके आंसर लिख सकते हो, इस प्रकार हेडिंग करके आंसर भी लिख सकते हो आप। क्या है, पहला समाज में मूल मान्यता को संरक्षण करना, दूसरा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, दूसरा अज्ञानता होते हैं जितने प्रकार के, जैसे अज्ञानता, रूढ़िवादिता, इसको दूर करने में सहायता करना। उसके बाद क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करना। नवीन ज्ञान मतलब नवाचार लाना, इस प्रकार से भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, नवाचार लाना। जो सामाजिक जो समस्याएं हैं, समस्याओं को हल करना, ताकि समाज में किसी प्रकार की विसंगति, विघटन, सामाजिक नियमहीनता इत्यादि को रोका जा सके। उसके नारी शक्ति के भागीदारी को सुनिश्चित करना। साथ में दिया है सामाजिक नियंत्रण और संगठन में सहायक होना। इसके बाद दिया है जैसे प्रशासन के माध्यम से समाज में सुधार लाने में सहायता करना। जैसे यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, ऐसे उदाहरण के साथ लिख सकते हो। समाज में विज्ञानों का विकास में सहायता करना, जो भी वैज्ञानिक पद्धति है इसके बारे में बताना। उसके बाद है सैद्धांतिक महत्व, अलग से लिख सकते हो सैद्धांतिक महत्व, या समाज में जितने प्रकार के जो ब्राह आडंबर है, जो कुरीतियां है, उससे मुक्ति दिलाने में सहायता करना। इस प्रकार से महत्व के बारे में लिख सकते हो। यदि ऐसे आप लिखना चाहते हो तो इसका ऐसे उपकरण लिख लेना। जैसे 8 नंबर का पूछेगा तो उपकरण के बाद यहाँ अलग से जो उपकरण बताए गए हैं, जैसे अनुसूची, वस्तुनिष्ठता, प्रश्नावली, अवलोकन, इस प्रकार के हेडिंग डालने के बाद उसके बाद यहाँ से आप यहाँ महत्व लिखना। महत्व अब 1 2 3 4 5 करके 10 12 जितना भी लिख सकते हो, और ऐसे एक अंडरलाइन करते जाना, अगर 8 नंबर में पूछेगा तब की बात है। उसके सामाजिक शोध के चरण या स्तर, ये आया है एक बार, ये क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर का आया है। सामाजिक शोध के चरण 2022 के मेंस में आए हैं क्वेश्चन। सामाजिक शोध के चरण या स्तर का वर्णन करो। तो सबसे पहले क्या होता है सामाजिक शोध का चरण स्तर। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में जब हमें शोध करना है तो सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले किसका चुनाव किया जाता है? समस्या का चुनाव किया जाता है। ये हेडिंग डालना और हेडिंग डाल के आंसर लिखना। किसी भी क्षेत्र में जो समाज में जो घटित जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसका हम सबसे पहले चुनाव करेंगे कि समाज में किस प्रकार की समस्या है। जैसे सती प्रथा है, या रूढ़िवादिता है, या विभिन्न प्रकार के जो भी समस्या है, जैसे बाल विवाह है, ये जैसे समस्याएं दिख रहा है, उसके बारे में यदि शोध किया जाता है तो सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है। उसके बाद उसका उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। अध्ययन का क्या उद्देश्य है हमारा, कि हम ये अध्ययन करेंगे, सामाजिक शोध करेंगे, उसको उद्देश्य क्या है, इसका दूसरा हमें उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। पहला समस्या का चुनाव, दूसरा उद्देश्य का निर्धारण, और तीसरा क्षेत्र का निर्धारण। तीसरा क्या है इसमें, अध्ययन का क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। तीसरा यहाँ लिख लेना, गलत लिखाया है यहाँ, क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। पहला समस्या का चुनाव, दूसरा उद्देश्य, तीसरा क्षेत्र का निर्धारण, चौथा अध्ययन पद्धति। कौन सा अध्ययन पद्धति से आप इसका अध्ययन करेंगे, जैसे इसी में लिख सकते हो। जैसे अध्ययन पद्धति में यहाँ लिखना अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, जो अनुसूची, साक्षात्कार इत्यादि। जो उपकरण है, जो अध्ययन की पद्धति है, इसमें से कौन सा पद्धति का, कौन सा उपकरण का उपयोग करोगे, ये उसका इसी में लिखना रहता है। पहला क्या लिखेंगे, समस्या का चुनाव, दूसरा अध्ययन का उद्देश्य, तीसरा क्षेत्र, चौथा अध्ययन पद्धति। उसके बाद तथ्य का संकलन करना। जो भी डेटा है, डेटा का संकलन करना है। इसी के माध्यम से कैसे डेटा का संकलन करना, और फिर जो डेटा है उसका वर्गीकरण करेंगे, विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। मतलब जैसे वो सामाजिक क्षेत्र में है, कि शिक्षा क्षेत्र में है, कि स्वास्थ्य क्षेत्र में है, कि नारी शक्ति के क्षेत्र में, अलग अलग जैसे भागीदारी है। जैसे बाल विवाह के बारे में बता सकते हो, उसमें अलग अलग वर्गीकरण करेंगे, किस किस आधार पर अलग अलग डेटा मिले हैं। उसके बाद है उसका निष्कर्ष निकालेंगे और सिद्धांत बताएंगे, और अंत में उसकी क्या करेंगे, पुनः परीक्षण करने के बाद अंतिम भविष्यवाणी किया जाता है। इसमें लिखा होगा पुनः परीक्षण, और अंत में इसमें भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिख लेना भविष्यवाणी। अंतिम में क्या किया जाता है, नवा लिखना भविष्यवाणी। सबसे पहले क्या होता है, समस्या का
चुनना, उसके बाद उद्देश्य का निर्धारण, कौन सा अध्ययन का कौन सा उद्देश्य है, उसके बाद इसका क्षेत्र का निर्धारण, कौन सा क्षेत्र में करेंगे, फिर अध्ययन पद्धति या उपकरण का चुनाव, ये भी लिख सकते हो उसमें। फिर तथ्य का संकलन, तथ्य का कैसे संकलन कर रहे हैं, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण और व्याख्या करेंगे, फिर निष्कर्ष सिद्धांत निकालेंगे, पुनः परीक्षण करेंगे, और अंत में होता है 9वां पॉइंट है इसमें से भविष्यवाणी। भविष्यवाणी लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है। अंत में 9वां क्या होता है, भविष्यवाणी निकाला जाता है, ताकि भविष्य के लिए क्या कार्य होगा, किसका क्या परिणाम मिलेगा, ये उसका अंतिम होता है भविष्यवाणी। सामाजिक शोध के प्रकार, समाज के जो शोध किया जाता है, अलग अलग शोध है, उसका प्रकार के बारे में बताया गया है। जब भी आएगा क्वेश्चन, या 8 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा 8 नंबर या 4 नंबर। तो सबसे पहले होता है विशुद्ध शोध, विशुद्ध या इसी को शुद्ध शोध भी कह सकते हैं। इसमें ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि और शुद्धिकरण पर बल दिया जाता है। एक लाइन में लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे, सामाजिक शोध में, विशुद्ध शोध में, इसमें ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि और शुद्धिकरण पर बल दिया जाता है। दूसरा होता है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध में जो घटना की जो व्यवहारिक पक्ष का हमको अध्ययन करना होता है, जो भी घटित है, जो घटना है, उसका व्यवहारिक पक्ष को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं व्यवहारिक शोध। तीसरा होता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या होता है, जो घटना की जो क्रिया पक्ष को ध्यान दिया जाता है, क्रिया पक्ष को, इसमें घटना की व्यवहारिक पक्ष को व्यवहारिक शोध में, और क्रियात्मक शोध में उसके क्रिया पक्ष को ध्यान में दिया जाता है घटना का। साथ में उसका मूल्यांकनात्मक शोध, जो मूल्यांकनात्मक शोध में जो घटना का हम उसमें क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब उसका गुणात्मक भी बताते हैं उसको, और उसको चुनौती है या उसका नकारात्मक है, तो चुनौतियां को भी बनाते हैं हम, उसको दोनों बताते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फिर गुणात्मक शोध, उसके क्या क्या गुणों के बारे में बताए गए हैं, और अंत में है संख्यात्मक शोध। तो संख्यात्मक शोध में जो डेटा, जो संख्यात्मक अध्ययन कर जाते हैं, जैसे जनगणना में जैसे अनुसूचित जाति की जनसंख्या इतना है, जनजाति की जनसंख्या इतना है, जैसे IMR इतना है, MMR इतना है, जितने प्रकार के जो संख्यात्मक है उसके बारे में इसमें बताए गए हैं। क्या क्या है शोध के प्रकार, पहला विशुद्ध शोध, दूसरा है व्यवहारिक शोध, तीसरा है क्रियात्मक शोध, चौथा है मूल्यांकन शोध, पांचवा है गुणात्मक शोध, और छठवा है संख्यात्मक शोध। इस प्रकार से हेडिंग डाल के आंसर लिख सकते हैं यदि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसके आगे है वस्तुनिष्ठता। देखो वस्तुनिष्ठ 2 प्रकार के क्वेश्चन, ये एक बार मेंस में आए हैं वस्तुनिष्ठता, 8 नंबर का 2019 का मेंस में पूछा गया है। वस्तुनिष्ठता क्या है, 2 प्रकार के आंसर लिखेंगे। एक जैसे पहले लिखते हैं, समाज में जो घटित घटनाएं हैं, जिस रूप में जो प्राप्त किया गया है, जो शोध करने के बाद उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। या ऐसे लिख सकते हो, जो शोध के बाद जो प्राप्त जो डेटा है, जैसे रूप में प्राप्त हुए हैं उसी रूप में उसे अध्ययन कर प्रस्तुत किया जाता है, उसी को कहा जाता है वस्तुनिष्ठता। क्या होता है वस्तुनिष्ठता, सामाजिक शोध में जो घटित जो घटनाएं का जो डेटा संकलन किया जाता है, जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में उसे प्रस्तुत करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाते हैं। इसमें लिखा है सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक रूप में अध्ययन कर जो प्राप्त तथ्य होते हैं, जो भी प्राप्त तथ्य या डेटा होते हैं, डेटा के आधार पर उनके वास्तविक रूपों में अवलोकन, संकलन, विश्लेषण करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाते हैं। ये भी परिभाषा लिख सकते हो। वस्तुनिष्ठता का समस्या, मेंस में इसी को दिया है, वस्तुनिष्ठता का समस्या क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता का समस्या को बताइए। सबसे पहला होता है भावनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति लगाव, क्या प्रभाव है, या लगाव भी लिख सकते हैं, भावनात्मक लगाव या भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। यदि हम किसी व्यक्ति या किसी समुदाय या किसी समाज के प्रति क्या होते हैं, भावनात्मक लगाव हो जाते हैं। किसी क्षेत्र के प्रति, यदि अपने क्षेत्र में यदि हम लोग शोध करेंगे तो उसके प्रति हमें भावनात्मक लगाव रहता है, ये उसके सबसे बड़ी क्या होते हैं, चुनौतियां है। दूसरा इसमें बताए गए हैं समाज प्रचलित मान्यताएं। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रचलित मान्यताएं होते हैं, इसकी मूल मान्यता होती है। जैसे जनजाति समाज में अलग अलग मूल मान्यताएं हैं, उसी प्रकार हमारे मैदानी क्षेत्र में अलग अलग मूल मान्यताएं हैं। तो उस मूल मान्यताएं क्या है, तो अमूर्त होते हैं। जो संस्कृति है तो अमूर्त है, उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है, ये उसकी दूसरा समस्या है। तीसरा है सामान्य ज्ञान का प्रभाव, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठता है वो विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति को बहुत कुशल होना चाहिए, उसमें केवल सामान्य ज्ञान का ही प्रभाव नहीं, केवल सामान्य ज्ञान
से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके एक कुशल ज्ञान होना चाहिए, तभी व्यक्ति उसे वस्तुनिष्ठता बना सकते हैं। उसके बाद है विशिष्टता की भ्रांतियां। इसका मतलब है व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा कुशल है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कुशल है, पर उसको यदि वो सामान्य ज्ञान को यदि छोड़ देगा तो क्या होता है, जो व्यक्ति का जो एक सामान्य जो ज्ञान होता है, एक समाज प्रचलित एक मूल मान्यताएं हैं जो एकदम चली आ रही है, उसको छोड़कर केवल विशिष्ट ज्ञान को ही वो मान्यता देगा, तो ये सामान्य ज्ञान छूट जाएगा। इस कारण बोला गया है विशिष्टता की भ्रांतियां। उसके बाद बताई गई है निहित स्वार्थ। निहित स्वार्थ क्या होता है, यदि उस समुदाय के प्रति किसी व्यक्ति को निहित स्वार्थ जुड़ा रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। उसके बाद है सामाजिक संबंध का अमूर्त होना। सामाजिक संबंध को हम माप और तौल नहीं सकते हैं क्योंकि वह अमूर्त होते हैं, ये भी उसका एक कारण है। हेडिंग डाल के आंसर लिखना। उसके बाद हस्तक्षेप। यदि हम किसी क्षेत्र में यदि हम शोध तो कर रहे हैं तो उस समूह का, उस समुदाय का हस्तक्षेप होता है कि आप इस प्रकार से डेटा नहीं दे सकते हैं या दबाव डालते हैं, इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है। उसके बाद अध्ययन में जल्दबाजी। क्या करते हैं, व्यक्ति खाना पूर्ति कर देते हैं, अध्ययन में क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे जनगणना हो या कोई अन्य है, किसी प्रकार के जैसे डेटा भी संकलन करना रहता है, तो वहीं घर में बैठ के या किसी प्रकार के वो क्या कर देते हैं, वो शोध कर देते हैं। इसी को बोलते हैं अध्ययन में जल्दबाजी होना। उसके बाद है क्या है, प्रशिक्षण का अभाव। किसी व्यक्ति को यदि प्रशिक्षण सही समय में नहीं मिल पाता या जिस क्षेत्र का हमें शोध करना रहता है उस क्षेत्र का यदि प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा तो अच्छे से वस्तुनिष्ठता वो नहीं कर पाएगा। साथ में है सामाजिक घटनाओं की जटिलताएं। जो सामाजिक जो घटनाएं हैं, जो सामाजिक संबंध तो अमूर्त है, सामाजिक संबंध अमूर्त होने के कारण क्या है, वो जटिल है, क्योंकि समाज में एक दूसरे से व्यक्ति अन्योन्य आश्रिता होते हैं और एक दूसरे के सहयोग तथा असहयोग, पारस्परिक जागरूकता जैसे संबंध पाए जाते हैं। इस कारण बोलते हैं सामाजिक घटनाओं का जटिलताएं होना। और इसमें दिया गया है, नहीं दिया, इसमें आप लिख सकते हो सजातिवाद। सजातिवाद आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। समान जाति के यदि व्यक्ति शोध करेगा तो भी उसमें वस्तुनिष्ठता का समस्या दिखाई देती है। 12 और लिख सकते हो आप इसमें पूर्वाग्रह या इसी को बोल सकते हो रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह। यदि व्यक्ति पूर्व में यदि किसी प्रकार के संकलन किया गया है, इस प्रकार से समस्याएं भी दिखाई देते हैं। पूर्वाग्रह ये उसका समस्या है। एक बार और देख लेते हैं समस्या शुरू से क्या दिया है। पहला दिया इसमें सबसे पहला भावनात्मक प्रवृत्तियों का लगाव। व्यक्ति का किसी समाज समूह के प्रति भावनात्मक लगाव होते हैं, सजातिवाद होने के कारण भी हो सकता है। दूसरा है समाज प्रचलित मूल मान्यताएं या मान्यताएं, सामान्य ज्ञान का प्रभाव, विशिष्टता की भ्रांतियां, साथ निहित स्वार्थ, हस्तक्षेप, सामाजिक संबंधों का अमूर्त होना, अध्ययन की जल्दबाजी, प्रशिक्षण का अभाव और सामाजिक घटनाओं की जटिलता, सजातिवाद और पूर्वाग्रह। ये भी आप पॉइंट में डाल के लिख सकते हो। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि है, अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, आने वाले दिनों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। वस्तुनिष्ठता हमें प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि दिखाई देती है। सबसे पहले होता है यहाँ दैव निर्देशन प्रणाली है। क्या है ये? दैव निर्देशन प्रणाली। ये निर्देशन प्रणाली दैव निर्देशन प्रणाली है। क्या होता है दैव निर्देशन प्रणाली? इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, समूह के द्वारा उसको चुनाव किया जाता है, इसे बोलते हैं दैव निर्देशन प्रणाली। तीसरा क्या होता है, उसका लॉटरी निकाला जाता है, लॉटरी विधि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। पांचवा इसी के अंतर्गत क्या आता है, क्रमबद्ध, सभी को पद सोपान के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पारी व्यक्ति को नेतृत्व करने के मौका दिया जाता है। ये है दैव निर्देशन प्रणाली। क्या होते है, पहला प्राथमिकता सुनिश्चित किया जाता है, दूसरा व्यक्ति को समूह के माध्यम से चुनाव किया जाता है, उसके बाद लॉटरी विधि निकाली जाती है, प्रत्येक की भागीदारी या नेतृत्व क्षमता का निर्धारण किया जाता है और क्रमबद्ध रूप से, इस प्रकार से इसे बोलते हैं दैव निर्देशन प्रणाली। उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा कम से कम निर्भरता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या होता है, जो भी उस क्षेत्र के व्यक्ति हुए, क्योंकि वो समाज से संबंधित रहते हैं, इस कारण से क्या होते हैं, भावनात्मक लगाव होते हैं या सजातिवाद होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं,
क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा कम से कम निर्भरताएं होना। उसके बाद है प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग करना। ये है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की विधि है। उसके बाद अवलोकन का प्रयोग करना, अनुमान का प्रयोग करना, व्यक्ति अनुभव पर आधारित होता है अनुमान। उसके बाद है अवलोकन पद्धति। अवलोकन क्या होता है, नीचे टॉपिक में दिया गया है कैसे अवलोकन किया जाता है, आंखों के माध्यम से कैसे सूक्ष्म विधि प्रयोग किए जाते हैं। यांत्रिक साधनों का प्रयोग और साथ में अंतः व्यक्तित्व पद्धति का प्रयोग। क्या क्या है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की पद्धति या विधि। सबसे पहले है दैव निर्देशन प्रणाली है। उसके बाद है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पर कम निर्भरता होना, प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग करना, अवलोकन का प्रयोग करना, अनुमान का प्रयोग या समूह के आधार पर करना, जैसे विभिन्न प्रकार के इसमें दिए गए। अवलोकन या निरीक्षण क्या होता है। अवलोकन या निरीक्षण, जैसे किसी प्रकार के जो सामाजिक जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं को हम अपनी आंखों के माध्यम से, किसके माध्यम से, आंखों के माध्यम से उसको देखकर सूक्ष्म रूप से जो निरीक्षण किया जाता है, प्रत्यक्ष घटनाओं को देखकर क्या करते, सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाता है और डेटा का जो संकलन किया जाता है उसी को बोलते हैं अवलोकन या निरीक्षण। क्या होता है अवलोकन निरीक्षण, जो सामाजिक जो घटनाएं हैं उस घटनाओं को अपने आंखों के माध्यम से देखकर प्रत्यक्ष रूप से उसका जो डेटा का संकलन किया जाता है आंकड़ों का लेखबद्ध रूप से, उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, अवलोकन या निरीक्षण। अवलोकन के प्रकार, यहां से क्वेश्चन पूछेगा अवलोकन क्या होते हैं। अवलोकन का प्रकार सबसे पहले होता है अनियंत्रित अवलोकन। पहला क्या होता है, अनियंत्रित अवलोकन। जो अनियंत्रित अवलोकन है, जो उसमें अवलोकन करता किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। पहले क्या होते हैं, इसमें अवलोकन करता किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, उसी को बोलते हैं अनियंत्रित अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सहभागी अवलोकन। क्या होता है सहभागी अवलोकन। दूसरा होते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन और तीसरा होते हैं असहभागी अवलोकन। क्या होते हैं सहभागी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में सबसे पहले जो अवलोकन करता है वो बहुत कुशल होना चाहिए, और जो अवलोकन करता किसी समुदाय या समूह होते हैं वहीं जाकर वो अस्थायी रूप से क्या कर लेते हैं, अस्थायी रूप से निवास कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेरियल एल्विन जी ने बहुत सारे किताब लिखा है, द बैगा, द अगरिया, द गौर, द माड़िया एंड देयर घोटुल। तो जो घोटुल का जो अध्ययन किया था तो वहीं जाके अस्थायी रूप से क्या किया था, वो निवास कर लिए थे, और उसके जितने भी जो कार्यक्रम है, जितने भी उसके सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भागीदारी होते हैं। इसका जो अवलोकनकर्ता का क्या होता है, भागीदारी होते हैं, उसी को बोलते हैं सहभागी अवलोकन। क्या लिखेंगे, सहभागी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता के द्वारा किसी समूह या समुदाय में जाकर अस्थायी रूप से निवास कर लिया जाता है, और उसके संपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं उसमें, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या करते हैं, भागीदारी होते हैं। उदाहरण वेरियल एल्विन जी, उसका एक पुस्तक के नाम लिख सकते हैं, द गौर या द अगरिया, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा होते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। इस प्रकार के जो अवलोकन होते हैं इसमें व्यक्ति तटस्थ दृष्टा रखते हैं। क्या रखते हैं इसमें, इसमें तटस्थ दृष्टा रखते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में अर्ध सहभागी में व्यक्ति जो समूह के उसको कुछ कार्यक्रम में भाग लेते हैं और कुछ कार्यक्रम में भाग इसमें नहीं लेते हैं। सब कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, कुछ में भाग लेते हैं और कुछ में भाग नहीं लेते हैं। और साथ में इसमें वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण जैसे अभी पढ़े थे, जैसे अनुसूची, अवलोकन इत्यादि जो अभी उपकरण के बारे में बताए गए हैं, उसका भी इसमें प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। तीसरा आते हैं असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के द्वारा किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं रहते हैं, बल्कि इसमें वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं, और इसमें निष्पक्षता होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें निष्पक्षता होते हैं। इसमें निष्पक्षता की कमी हो सकता है,
क्योंकि व्यक्ति उस समूह या समुदाय से लगाव हो जाते हैं उस व्यक्ति का, और समूह सभा के लगाव होने के कारण हर चीज वास्तविक रूप से में कमी होती है, पर इसमें गहनता का बहुत ज्यादा होता है, इसमें गहन ज्यादा अध्ययन किया जाता है। जबकि किसी वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से, जैसे सैटेलाइट के वर्तमान में जैसे उदाहरण में कह सकते हैं, जैसे भारत में 25.17% क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से सैटेलाइट के माध्यम से जैसे अध्ययन किया, वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया, ऐसे टाइप बता सकते हैं। उसके बाद होते हैं नियंत्रण अवलोकन। ये इस बार के मेंस में आए थे, नियंत्रण अवलोकन क्या है। देखो नियंत्रण अवलोकन है, इसमें जो अवलोकन करता है, इसमें लिखना जो अवलोकन करता, मैं लिख देता हूं, अवलोकन करता जो जिस क्षेत्र का अवलोकन करना रहता है उसको पूरा अपने नियंत्रण में ले लेता है, उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेता है। उसके बाद जो अध्ययन करते हैं, उसके बाद क्या करते हो, अध्ययन करते हैं। इसका महत्व क्या होता है, सबसे पहला इसमें वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं, इसमें वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। तीसरा है इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन विधि है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि से लिख सकते हो, अवलोकन विधि है। पर इसका इस प्रकार से यह है नियंत्रित अवलोकन। उसके बाद है सामूहिक अवलोकन। ये सबसे अच्छा विधि है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में क्या होता है, इसमें जैसे इसमें एक समूह बना लिया, दूसरा समूह बना लिया, तीसरा समूह बना लिया, चौथा समूह, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं सामूहिक अवलोकन में। ये एक दिन इस क्षेत्र का अध्ययन करे, ये एक दिन इस क्षेत्र का अध्ययन किया, ये एक दिन इस क्षेत्र का अध्ययन किया, ये इस दिन एक क्षेत्र का अध्ययन किया। इसी प्रकार दूसरा दिन ये इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो ये इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ये इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो ये इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग दिनों में अध्ययन करते हैं और समूह के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे, सामूहिक अवलोकन क्या होता है, सामूहिक अवलोकन एक समूह के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन रूप से अध्ययन किया जाता है। एक दिन एक समूह के द्वारा, या उदाहरण में ऐसे लिख सकते हैं, उदाहरण ए समूह के द्वारा बी क्षेत्र तथा सी क्षेत्र का अध्ययन करना। उसी प्रकार दूसरा भी लिख सकते हो, बी समूह के द्वारा एक दिन क्या करें, डी क्षेत्र तथा ए और बी क्षेत्र का अध्ययन करना, ऐसे टाइप की लिख सकते हो। अवलोकन का दोष क्या होता है, सबसे पहले जो भी अवलोकन किया जाता है, अवलोकन का दोष सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, जिसे आंख के माध्यम से देख सकते हैं, कान के माध्यम से सुन सकते हैं, या जिह्वा के माध्यम से स्वाद ले सकते हैं। हमारे जो ज्ञानेंद्रिय की जो सीमा है केवल एक सीमित है, हम कान के माध्यम से देख नहीं सकते। इसी के बारे में बताया गया है, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उसकी सीमाएं होना, उसके क्षेत्र एकदम सीमित है। दूसरा होते हैं अवलोकन में क्या होता है, कृत्रिम व्यवहार। यदि हम किसी समूह का अध्ययन तो कर रहे हैं तो उस समूह के जो व्यक्ति है वो कृत्रिम व्यवहार भी कर सकते हैं। यदि उसको पता चलता है तो कृत्रिम रूप से व्यवहार करते हैं, तो हम उस क्षेत्र का सही अवलोकन नहीं कर पाते। साथ में क्या है, पक्षपात की भावना। पक्षपात क्या होता है, यदि जो अवलोकन करता है यदि सजातीवाद है, या उसी समूह का यदि सदस्य या उसी क्षेत्र का सदस्य है, तो पक्षपात की उसे भावना दिखाई देती है। साथ में है अध्ययन की सीमित होना। क्या होता है, यदि अध्ययन करता, ये अध्ययन तो कर रहा है तो उसका क्षेत्र क्या, केवल इतने क्षेत्र में है, सीमित क्षेत्र है। जैसे बस्तर क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है तो केवल बस्तर क्षेत्र के अध्ययन कर पाएगा, इधर बिलासपुर रायपुर मैदानी क्षेत्र का नहीं कर पाएगा। इसी को बोले अध्ययन क्षेत्र का सीमितता होना। साथ में क्या होता है, समाज की जो घटनाएं हो तो अमूर्त है, अमूर्त जो घटनाएं हैं उसको आप कैसे अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि अमूर्त तो संबंधों पर आधारित है। ये बताया गया समूह क्या है, अमूर्त घटनाएं होना। फिर भावनात्मक लगाव, बताया जो अध्ययन करता है उस समूह के प्रति भावनात्मक लगाव होता है, इसके बारे में बताया गया है। और साथ में इसको सातवां बताया गया है, अवलोकन की जल्दबाजी होना। क्या करता है, कोई अवलोकन करता समय की कमी होने के कारण, क्या होने, जो समय की कमी होने के कारण वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं और चला जाता है। फिर पूर्वाग्रह, यदि पूर्व में कुछ प्रकार के अध्ययन किया गया है उसकी भ्रांतियां दिखाई देती है, उसकी बोलते हैं पूर्वाग्रह की भ्रांतियां।
साथ में वस्तुनिष्ठता का अभाव। क्या होता है वस्तुनिष्ठता का अभाव? यदि हम किसी प्रकार के जैसे डेटा तो प्राप्त किए हैं और उस डेटा को यदि हम जिस रूप में प्राप्त किए हैं उस रूप में यदि हम उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं तो उसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठता का अभाव। यदि मैं इसको जैसे उदाहरण के रूप में दे सकते हो, हालांकि उदाहरण को पेपर में नहीं लिखना, उदाहरण समझने के लिए है। जैसे हाल ही में जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जैसे ओबीसी का जैसे भी संख्या का या ओबीसी की जनगणना के बारे में भी बात चल रही थी, तो जो डेटा संकलन किया था तो इस डेटा को तो उजागर नहीं किया था। इसके पहले जैसे 1931 में जो जातिगत जनगणना भी कराए गए थे 1931 में, तो उस डेटा को पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर पाए थे। इसी को बोला गया है वस्तुनिष्ठता का अभाव। क्या होता है जिस रूप में जैसे डेटा जो प्राप्त करते हैं उस डेटा को उसी रूप में प्रस्तुत ना कर उसमें क्या करते हैं अपने बुद्धि का प्रयोग कर क्या करते हैं उसमें नया डेटा दे देते हैं या उस डेटा को छुपा देते हैं, उसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता का अभाव। हालांकि इसको लिखना नहीं है, बस इसको समझने के लिए बताया गया था आपको। तो उसके बाद है साक्षात्कार या इसको बोलते हैं इंटरव्यू। जब पीएससी के लास्ट स्टेप में आप जाओगे साक्षात्कार देने तो यह साक्षात्कार के बताया गया है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। क्या होता है साक्षात्कार इंटरव्यू? यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह क्या है? एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इस प्रकार से लिखना। साक्षात्कार इंटरव्यू क्या है लिखना। और यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें अवलोकनकर्ता के द्वारा जो अवलोकन या साक्षात्कारकर्ता के द्वारा जो तात्कालिक जो स्थिति होती है उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की रुचि, उस व्यक्ति का विचार, उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति की आत्मविश्वास इत्यादि को जानने की प्रक्रिया क्या होता है? इंटरव्यू। क्या होता है इंटरव्यू? साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की उसकी स्थिति, उसकी विचार, उसकी आत्मविश्वास और उसका व्यवहार इत्यादि को जानने का ही एक प्रक्रिया है साक्षात्कार। साक्षात्कार जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू में किसी को 35 नंबर दे देता है, तो किसी को 78 नंबर दे देता है, किसी को 50 नंबर दे देता है। तो ये क्या है? ये यही है व्यक्ति को उसकी, ये उसकी बुद्धि का विषय नहीं है ये, क्योंकि आप मेंस में तो बुद्धि का प्रयोग कर चुके हैं, प्री में बुद्धि का प्रयोग कर चुके हो। लेकिन क्या है ये उसका, ये व्यक्ति का उसका विचार, उसका आत्मविश्वास और उसका व्यवहार को जानने का ये प्रक्रिया है। ये साथ में दिया इसकी विशेषता के बारे में बताई गई है। क्या है साक्षात्कार की विशेषता? इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जब भी साक्षात्कार लेते हैं, एक साक्षात्कार देने वाला और एक साक्षात्कार लेने वाला। जैसे हम लोग पीएससी के जाते हैं तो पीएससी में क्या होता है 4 सदस्य रहते हैं। एक मेन मेंबर रहते हैं, एक नारी शक्ति अर्थात एक महिला रहते हैं और 2 और अन्य रहते हैं सदस्य। इस प्रकार से 4 सदस्य रहते हैं। तो बताया है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इसमें क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। साथ में क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये क्या है? ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो आपकी मन की वृत्तियां, जो मन के आपकी तर्क शक्ति, इसको जानने का एक प्रक्रिया है। कैसे आपके मानसिक स्थिति क्या है, आपका विचार क्या है, आपका व्यवहार क्या है और आपका निर्णयन क्षमता कैसे है, इस प्रकार के बारे में जानने का एक प्रक्रिया है। उसके बाद क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण वार्तालाप होते हैं। किस उद्देश्य के लिए आप वार्तालाप कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे वर्तमान जैसे भारत अमेरिका बीच जैसे टेरिफ वार के बारे में आप जैसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। तत्कालिक स्थिति रहता है तो उसके बारे में वार्तालाप किया जाता है। साथ में सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। किसी प्रकार की यदि सूचना होते हैं उसको संकलन करने की क्या होती है? एक मौखिक विधि है ये। उसके बाद है इसका उद्देश्य संपर्क सूचनाओं का संग्रहण करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? संपर्क सूचना का संग्रहण करना। व्यक्ति के जो गुणात्मक पक्ष होते हैं, संख्यात्मक नहीं गुणात्मक पक्ष, व्यक्ति के अंदर क्या गुण है इसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में व्यक्तियों का क्या करते हैं इसमें? अवलोकन, अलग अलग अवलोकन का एक अवसर देते हैं। इसमें व्यक्ति को अवलोकन करने का क्या देते हैं? एक अवसर देते हैं। घटनाओं के उत्तरदायी कारकों को क्या करते हैं? जानने में या उसे एकत्र करने में ये सहायता करते हैं। साक्षात्कार की सीमा भी तो बताई गई है, अलग अलग सीमाएं क्या है, आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देखे गए हैं साक्षात्कार का सीमा, अब वो इसी लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है? पक्षपात की भावना, जैसे वर्तमान स्थिति दिखाई दिया। केवल एक मौखिक संकलन है। क्या? साक्षात्कार केवल एक मौखिक संकलन है। दूसरी इसमें क्या है? तीसरा ही झूठी प्रतिष्ठा है। व्यक्ति अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं, हालांकि वो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या है? ये केवल झूठी प्रतिष्ठा है।
इसमें और चौथा भी लिख सकते हैं सजातीवाद का प्रभाव, ये भी दिखाई देते सजातीवाद का प्रभाव। साथ में अधिक समय प्रणाली है, इंटरव्यू क्या होता है अधिक समय प्रणाली है। एक बोर्ड में क्या होता है 8 एक या 9 एक दिन में कितना 15 से 17 जने का इंटरव्यू लेते हैं, अर्थात ये अधिक समय प्रणाली है। उसके बाद क्या होता है अपूर्ण सूचना का होना, जो भी सूचना दिया जाता है क्या हो अपूर्ण रहता है, पूर्ण नहीं रहता बल्कि अविश्वसनीयता, अर्थात प्रमाणित सूचनाओं का प्राप्ति न होना, अप्रमाणित सूचना होना, क्योंकि वो जो बताई गई है जो पूछा गई है केवल मौखिक व्यवहार है, मौखिक ज्ञान है, उसको कोई प्रामाणिकता नहीं रहता उसमें, उसका केवल एक मौखिक संकलन है। क्या होता है केवल मौखिक संकलन किया जाता है। साथ में इस देखेंगे तो क्या होता है कृत्रिम व्यवहार की भावना दिखाई जाती है। व्यक्ति वहां जो इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू लेने वाला दोनों में कृत्रिम व्यवहार दिखाई देती है कि वो जो बता रहे हो वास्तविक है कि नहीं। लगभग 80% तो अवास्तविक रहता है, केवल 20% वास्तविक रहता है। इसी के बारे में बताया गया कृत्रिम व्यवहार की प्रभाव दिखाई देना। साथ में जातिवाद, क्या होता है सजातीवाद की भावना दिखाई देना। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो जब भी साक्षात्कार का बारे में पूछा, चुनौतियों के बारे में पूछा गया है। इसका प्रकार अलग अलग ऐसे प्रकार भी लिख सकते हो या एक साथ पूरा लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है प्रकार, पहला होता है संरक्षित साक्षात्कार। पहले क्या होता है संरचित साक्षात्कार। इसमें क्या होता है संरचित साक्षात्कार में जैसे साक्षात्कार जो लेने वाला है इसमें पहले से ही प्रश्नों का संकलन कर लेता है, पहले प्रश्नों का लिख कर लाया रहता है, लिख कर लाया रहता है कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, अलग से नहीं पूछूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं पूछूंगा, इस प्रकार से क्या लाया रहता है। दूसरा होते हैं असंरचित साक्षात्कार। इसमें क्या करते हैं इसमें प्रश्नों का तो संकलन किया रहता है प्लस अपने मन से भी प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात इसमें दोनों का मिश्रण रहता है। तीसरा होता है असंरचित साक्षात्कार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो संरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्नों का पहले से संकलन रहता है, ये सही है। दूसरा अर्ध संरचित, इसमें प्रश्न और अपने मन से ये दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। हल्का से यहाँ चेंज कर लेना। इसमें पहला है संरचित साक्षात्कार, इसमें क्या होता है प्रश्नों को पहले से ही क्या करते हैं पहले से लिख कर लाया रहता है, इसमें लिख कर लाया रहता है कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा। दूसरा इधर देखेंगे असंरचित, अर्ध संरचित अभी असंरचित, इसमें क्या होता है अपने मन से पूछा जाता है, मन से पूछा जाता है इसमें कि किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन तात्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर पूछा जा सकता है। तीसरा होता है अर्ध संरचित साक्षात्कार, इसमें क्या होता है व्यक्ति को अपने मन से भी पूछा जाता है और दूसरा प्रश्न जो संकलन रहता है उससे भी पूछा जाता है, अर्थात दोनों का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं असंरचित साक्षात्कार। थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके व्यक्तिगत या सामूहिक संपर्क के आधार पर, इस प्रकार से आप हेडिंग नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आप ऐसे भी नहीं डालना चाहते तो भी आप ये संरचित असंरचित अर्धसंरचित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऐसे भी हेडिंग डाल के लिख सकते हो। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है जैसे एक दूसरे को आमने सामने बैठकर इंटरव्यू लिया जाता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में क्या होता है इसमें व्यक्ति को संचार के माध्यम से जुड़ा रहता है और बहुत विश्व स्तरीय इसमें इंटरव्यू ले जा सकते हैं किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष में। साथ में अब बताया गया साक्षात्कार की प्रक्रिया, इसमें और लिख सकते हैं प्रकार है। पहला एकल साक्षात्कार भी लिख सकते हो, एकल साक्षात्कार एक एक व्यक्ति का साक्षात्कार ले जाता है। दूसरा क्या होता है सामूहिक साक्षात्कार, ये भी लिख सकते हो सामूहिक साक्षात्कार, इसमें 5 या 10 व्यक्ति को बुलाकर साक्षात्कार लिया जाता है। अब होते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया या चरण, 3 चरण होते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया की चरण। सबसे पहले क्या है साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण, इसके सबसे पहले है समय का निर्धारण करना, हेडिंग डालना। पहले क्या होता है समय का, जैसे पीएससी का जैसे इंटरव्यू होते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है समय का निर्धारण किया जाता है कि इतने से इतने तारीख तक क्या होता है साक्षात्कार होता है। दूसरा इसी में क्या होता है स्थान का भी निर्धारण किया जाता है कि इस स्थान पर उसका साक्षात्कार होगा। पहला क्या लिखेंगे पॉइंट है पहला समय एवं स्थान का निर्धारण करना, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या होता है, अच्छा अलग अलग दे दिया है, ठीक है ये ऐसे भी बना सकते हो लेकिन उस प्रकार से लिखना। पहला समय का निर्धारण करना, दूसरा स्थान का निर्धारण करना, ये भी सही है, एक ही में लिख सकते हो समय या स्थान का निर्धारण करना।
तीसरा है अनुसूची जैसे विभिन्न उपकरणों का संकलन करना। उसके बाद क्या कहते हैं, किसी प्रकार का उपकरण है, जैसे आप राज्य लोक सेवा की परीक्षा देते हैं तो पहले से क्या होता है, आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत आपका जो विषय, व्यक्तिगत आपका जो जो प्रस्तुत होता है आपका, जिसमें आप पूरा जैसे अपने व्यक्तिगत विवरण दिया रहते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे उपकरणों का संकलन करना। और साक्षात्कार की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार जो देने वाला एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहां ऐसे आप लिखना, सबसे पहला है समय एवं स्थान का निर्धारण, दूसरा है साक्षात्कार की प्रक्रिया, इसमें बताया कि साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, और तीसरा होता है जो डेटा है, डेटा का संकलन किया जाता है, डेटा का संकलन किया जाता है कि डेटा के संकलन के लिए आप अनुसूची का प्रयोग कर सकते हो, आप अनुसूची का भी उसमें प्रयोग कर सकते हो, उसमें प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हो, और अलग अलग कोई भी विधि का उसमें प्रयोग कर सकते हो। साक्षात्कार लेने वाले के गुण, कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला या साक्षात्कार देने वाला की इसमें गुण बताएगी। कोई व्यक्ति यदि कोई साक्षात्कार ले रहा है तो उसका गुण कैसे होना चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसे व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए साक्षात्कार लेने वाले का। दूसरा वो आत्मनियंत्रण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूसरा वो आत्मनियंत्रण होना चाहिए। कोई भी साक्षात्कार लेने वाले को, जैसे राज्य लोक सेवा की परीक्षा में यदि कोई साक्षात्कार देने जाते हैं तो जब भी आप एंट्री करते हो, जैसे किसी प्रकार के गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या मैं कमी सर, किसी प्रकार के बोलते हो तो साक्षात्कार लेने वाले आओ बैठो जी कह के आपको बैठाते हैं। ऐसे नहीं कि आप वहां पहुंच गए तो बैठो सर कि नहीं बैठो, ऐसे नहीं है, आप वो पहले से बोलते हैं बैठो जी बोल करके। अर्थात यही उसका सबसे पहले गुण है, उसमें व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है आत्मनियंत्रण होना चाहिए, उसमें क्या होता है, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। तीसरा उसमें विनम्रता होना चाहिए, क्या होता है, तीसरा उसमें विनम्रता होना चाहिए, विनम्रता पूर्व व्यवहार होना चाहिए, किसी प्रकार के डांटना या उसको फटकारना नहीं है, बल्कि उसको विनम्रता पूर्व बात करना उससे। उसके बाद एक कुशलता होना चाहिए, जो साक्षात्कार लेने वाले कई जने का साक्षात्कार लिया रहता है, अर्थात वो क्या होते हैं, कुशल होते हैं, साक्षात्कार लेने वाला बहुत कुशल होते हैं। साथ में क्या होते हैं, साक्षात्कार लेने वाला निष्पक्षता होना चाहिए, किसी प्रकार का सजातीवाद, भाई भतीजावाद की भावना न होकर क्या होते हैं, निष्पक्षता होना चाहिए, उसको उसके व्यवहार को समझ सके। उसके बाद है सत्यनिष्ठता होना चाहिए, व्यक्ति को क्या होते हैं, सत्यनिष्ठता पर आधारित होना चाहिए कि किसी प्रकार का जो बता रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। साथ में उसे क्या है, उसके बाद हेडिंग, इसको हेडिंग डाल के लिखना है इसको ना, जब भी लिखेंगे तो ना इसको शीघ्र निर्णय, इस प्रकार बस शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, इधर को आप लिख सकते हो, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, ये इसी को लिख सकते हो, यही हूँ, समय एवं परिस्थिति के अनुसार, समय एवं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, ऐसे टाइप का इसमें से। उसके बाद जैसा सामने वाला पूछ रहा है उसी प्रकार से जवाब देना चाहिए, गोल गोल घुमा के नहीं। यदि आपसे पूछ रहा है कि आप अपना परिचय दीजिए जी, तो आप उसको बताएंगे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी के नाम ये है, मैं अपने प्राइमरी स्कूल यहाँ पढ़ा हूँ, ये गोल गोल जवाब है जी। आप जो पूछा है डायरेक्ट उसको जवाब दीजिए, क्या है आपका नाम, आपका परिचय पूछा, आपका नाम क्या है, आप किस जिला और किस गांव का रहने वाले हो, आपका वर्तमान क्या कर रहे हो, आपका हॉबी क्या है, सीधा बस इतनी ही आपका क्वेश्चन। क्योंकि आपका बायोडाटा, व्यक्तिगत बायोडाटा में बताई गई है कि आपके पिताजी का नाम ये है, आपकी माता जी का नाम ये है, इससे क्या मतलब है उससे सबसे से। साथ में कमर इत्यादि। अब आगे प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होता है, इसमें लिखेंगे प्रश्नावली, सबसे पहले प्रश्नावली के बारे में लिखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक शोध जैसी घटनाएं हैं, तो जो सामाजिक जो शोध घटनाएं हैं उसको डाक के माध्यम से, किसके माध्यम से, डाक के माध्यम, यहाँ लिखा होगा डाक के माध्यम से जो सूचना को संकलन करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है उसे प्रश्नावली कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नावली क्या होते हैं, प्रश्नावली ये प्रश्नों का एक सूची होती है, इसमें सामाजिक घटनाओं को शोध करने हेतु डाक के माध्यम से, किसके माध्यम से, डाक के माध्यम से शोध किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रश्नावली।
प्रश्नावली की विशेषताएं क्या है? प्रश्नावली की सबसे पहली विशेषता है यह प्रश्नों को डाक के माध्यम से संकलन किया जाता है। किसके माध्यम से संकलन किया जाता है? डाक के माध्यम से संकलन किया जाता है। दूसरा क्या होता है? ये एक प्रकार का विशिष्ट प्रपत्र होते हैं, जो पहले से ही इसमें क्या होता है? प्रपत्र होते हैं। प्रपत्र उसमें पहले से सब चीज लिखा होता है, जो भी सामाजिक शोध करना रहता है उसको पूरा उसके बारे में विवरण दिया रहता है। उसके बाद उत्तरदाता सबसे पहले इसमें शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्तरदाता स्वयं भरते हैं इसमें, इस कारण उत्तरदाता इसको शिक्षित होना आवश्यक है। साथ में इसकी विशेषता लिख सकते हैं, इसे बहुउपयोगी होते हैं, केवल एक उपयोग नहीं। जैसे सामाजिक शोध में जैसे शिक्षा के बारे में अध्ययन करना है, कभी स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करना है, कभी नारी शक्ति की भागीदारी जैसे IMR, MMR, प्रसव दर इत्यादि के बारे में जैसे अध्ययन करना रहता है, तो उसके बारे में ये बहुउपयोगी है। जनगणना के बारे में लिख सकते हो उसमें से। प्रश्नों की जो भाषा होती है क्या होती है? एकदम सरल होना चाहिए, न कि जटिल होना चाहिए। किसी प्रकार की जटिल भाषा का प्रयोग ना हो, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और कम समय में उपयोगी होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा आप लिख के दे दिए प्रश्नावली ना, ये संक्षिप्त होना चाहिए। ये पहला है, क्या है? संक्षिप्त होना चाहिए और कम श्रम लागत होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? कम श्रम लागत होना चाहिए। अच्छे प्रश्नावली की विशेषता में ये सब चीज शामिल लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हो प्रश्नों की संख्या सबसे पहले क्या होता है? कम होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो प्रश्न के उत्तर होती हैं, ऐसे प्रश्न लिखा है हाँ, ऐसे लिखना है हाँ, या ऐसे लिखना है ना, या नहीं ऐसे लिखना है, हाँ या नहीं में होना चाहिए। अब एक उत्तर ऐसे टिक लगाना है, इसको बोलते हैं हाँ या नहीं में होना चाहिए। पूर्व परीक्षणात्मक होना चाहिए, पहले से जो प्रश्न है उसको जब भी प्रश्नों को टाइप करने से पूर्व उसको परीक्षण कर लेना चाहिए कि इस प्रकार से परीक्षण क्या शोध की उपयोगी है या नहीं है, इसके बारे में। फिर क्या होता है? जो प्रश्न की जो भाषा है वह सामाजिक प्रकृति का होना चाहिए, कि वो सामाजिक प्रकृति का है या नहीं। यदि हम यहाँ मनोवैज्ञानिक अर्थात इसको वैज्ञानिक प्रकृति ले लाएंगे तो एक समाज के व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति, इसको कैसे समझेगा? अर्थात इसको प्रश्नों की प्रकृति सामाजिक प्रकृति की होना चाहिए। ये नैतिक मूल्य तथा ये क्या संक्षिप्त होना चाहिए। साथ में उत्तर की प्रकृति अच्छा होना चाहिए, उत्तर का जो प्रकृति क्या होती है? अच्छा होना चाहिए। फिर प्रश्नावली की कमियां भी बताई गई हैं। क्या क्या कमियां? सबसे पहले इसमें डाक के माध्यम से उत्तर प्राप्त होता है। सबसे पहले किसके माध्यम से उत्तर प्राप्त होता है? डाक के माध्यम से उत्तर प्राप्त होता है। और डाक के माध्यम से उत्तर प्राप्त होने के कारण जो उत्तर जो दाता है उसके जो उत्तर देने में अलग अलग विविधता दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देती है, तो उसको बोल सकते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इस उत्तर इसका पूर्ण नहीं होते हैं। साथ में जो इस उत्तर है वो स्पष्ट न होकर अस्पष्टता दिखाई देती है। कोई व्यक्ति किसी चीज को हाँ डाल देते हैं तो कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं डाल देते हैं, अर्थात उत्तर की अस्पष्टता होना, गहन अध्ययन का संभव न होना और उत्तरों में अत्यधिक भिन्नता होना चाहिए। बहुत भिन्नता दिखाई देती है उत्तर में इस प्रकार के प्रश्नावली। प्रति उत्तर की समस्या, यदि कोई व्यक्ति डाक के माध्यम से तो भेजा है पर जो उत्तर देने वाला पुनः उसको डाक के माध्यम से नहीं भेजते हैं, बहुत कम आदमी भेजते हैं, इसी कारण क्या होते हैं? प्रति उत्तर की प्राप्ति की समस्या दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति उसको लौटाते नहीं है उसको। साथ में भावनात्मक प्रेरणा का भाव होना, क्या होता है? व्यक्ति उसकी क्षेत्र में अध्ययन करे से भावनात्मक लगाव होती है। उसके बाद होते हैं प्रश्नावली के प्रकार। ये प्रश्नावली के प्रकार बताए गए। पहला तथ्य प्रश्नावली। तथ्य प्रश्नावली क्या होता है? उसके जैसे वर्तमान उसका क्या क्या उसका तथ्य है, वर्तमान में क्या कौन सा भी वर्तमान में स्थिति है, स्थिति के बारे में जो तथ्य के बारे में जानकारी दिया जाता है कि वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे भारत की स्थिति वर्तमान में क्या है, कि जैसे विश्व में कैसे चौथा नंबर का जो GDP है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगी। इस प्रकार से तथ्य प्रश्नावली। दूसरा होता है मत आधारित प्रश्नावली। इसे मत में व्यक्ति की उसके विचार के बारे में बताया जाता है, समाज की स्थिति के बारे में बताया जाता है, समाज की स्थिति कैसे है उसकी मत, अपने उसका व्यवहार जाना जाता है, उसके मत कैसे है और समाज के प्रति उसकी मत कैसे, इस प्रकार से बताया जाता है। उसके बाद है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली में क्या होता है? प्रश्नों का पहले से ही श्रृंखला रहता है, प्रश्नों की इसमें सूची बना रहता है, पहले श्रृंखला रहता है और इसमें हाँ या ना या किसी प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है प्रश्न। उसके असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में इस प्रकार से लाइन लाइन बस रहता है, जिसे व्यक्ति अपने हिसाब से उत्तर लिखना रहता है। ये असंरचित प्रश्नावली। आगे टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची क्या होता है?
तो अनुसूची एक विशिष्ट प्रकार का प्रपत्र होता है, एक विशिष्ट प्रपत्र होता है, जिसे किसी प्रकार की जो सामाजिक जो घटनाएं हैं उसको अध्ययन करने हेतु जो अध्ययनकर्ता होते हैं, जैसे कोई शोध करता है, वो पूछ कर क्या करो, पूछ कर वो उत्तर को भरते हैं, उसी को बोलते हैं अनुसूची। जैसे जैसे जनगणना के लिए आते हैं हमारे गांव तरफ, तो क्या करते हैं, आपके घर में कितना कमरा है, आपके यहाँ कौन सा गाड़ी है कि नहीं, आपका छत किस प्रकार के है, पक्की है कि कच्ची है, इस प्रकार जो पूछ के भरते हैं उसी को अनुसूची कहते हैं। तो अनुसूची में क्या लिखेंगे, इतने ये विशिष्ट प्रकार का प्रपत्र होते हैं जिसमें अवलोकनकर्ता के द्वारा पूछ कर उत्तर को भरा जाता है, उसी को बोलते हैं अनुसूची। बस यही उसका उत्तर है। उदाहरण जनगणना, ये उदाहरण एक जनगणना दे सकते हैं। इसी विशेषता क्या होती है, सबसे पहले शिक्षा संबंधित सूची होती है। क्या होता है, सबसे पहले शिक्षा संबंधित ये क्या होती है, एक सूची होती है। दूसरा होता है ये मुख्यतः ये गुणात्मक होते हैं, ये क्योंकि व्यक्ति से ये प्रत्यक्ष उससे संपर्क होते हैं, और प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण क्या होती है, ये गुणात्मक होते हैं। उसके बाद ये संख्यात्मक भी होते हैं, जैसे वर्तमान में भारत की जनसंख्या जैसे 1 अरब 41 लाख 42 लाख 44 लाख जो भी है, इससे पूर्व जैसे 1 अरब 21 लाख 21 करोड़ जो भी जैसे भी रहा होगा, तो अर्थात क्या है, हम एक संख्यात्मक डेटा प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे वर्तमान जैसे IMR के बारे में है, MMR के बारे में है, जैसे प्रजनन दर के बारे में है, वर्तमान जैसे 1.8 छत्तीसगढ़ में उस समय आए थे, अभी वर्तमान में भारत में क्या दिखाई देते हैं, 1.9% दिखाई देती हैं। जैसे उसी प्रकार जैसे IMR जैसे छत्तीसगढ़ में 38 है प्रति हजार, तो भारत में कितना है, 28 है प्रति हजार। MMR जैसे 137 है छत्तीसगढ़ में प्रति लाख, तो भारत में जैसे 97 प्रति लाख। ये जैसे संख्यात्मक इसी प्रकार की अनुसूची दिखाई देती है, इसके बारे में बताई जाती है। इसमें साथ में तथ्यों का क्या होता है, क्रमबद्ध होते हैं। यदि हम अपने मत से देंगे तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सूची में क्या होता है, एक अवलोकनकर्ता के द्वारा सभी को भरा जाता है, स्वयं भरते हैं, इस कारण क्या होता है, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। उसी प्रकार स्थानीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाते हैं। क्या होता है, अलग अलग अध्ययनकर्ता द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को बांट लेते हैं कि इस क्षेत्र इतना कन वो अध्ययन करेगा, इतना कन वो अध्ययन करेगा, उसी के बारे में इसमें बताई गई स्थानीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अनुसूची का लाभ क्या होता है, सबसे पहले, और अनुसूची का दोष। तो अनुसूची का लाभ आप बता सकते हो। सबसे पहले जैसे वर्तमान जो समाज की स्थिति है, वर्तमान में जो समाज की स्थिति है, वर्तमान में जो समाज की स्थिति है उसकी जानकारी होती है। दूसरा अनुसूची क्या होता है, अनुसूची से क्या होते हैं, वर्तमान के ये बजट निर्धारण में सहायता होते हैं। बजट निर्धारण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तीसरा बता सकते हैं, योजना बनाने में, किसी प्रकार की जैसे योजना बनाने में, जैसे जनमन कार्यक्रम चलाई गई है, हाँ, तो इस प्रकार से योजना बनाने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। चौथा बता सकते हैं, जो सरकार की जो योजना है, तो योजना के क्या करते हैं, समीक्षा करने में सहायता करते हैं, समीक्षा करने में। फिर क्या करते हैं, अंतिम से परिणाम निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या परिणाम होगा, इसका परिणाम अर्थात भविष्यवाणी भी कर सकते हो। फिर इसका कितना, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इसका सकारात्मक प्रभाव कितना पड़ा है और कितना खर्चा लगा, इस सब के बारे में इससे बता सकते हो। ये उसका लाभ के बारे में बताई गई है। अनुसूची के दोष भी बता सकते हो, क्या है अनुसूची के दोष। सबसे पहले इसका दोष है बहुत अधिक समय लगता है। सबसे पहले क्या है, बहुत अधिक समय लगता है कि जैसे जनगणना आने में 2021 का जनगणना वर्तमान तक नहीं आया है, अर्थात अब वर्तमान में 2 चरणों में इसका जनगणना होगा, इस कारण बता सकते हो बहुत अधिक समय लगता है। उसका अधिक धन के भी बहुत अधिक खर्च होते हैं। वर्तमान जैसे जनगणना है उसमें लगभग 34 लाख कार्यकर्ता इसमें भागीदारी होंगे, अर्थात धन का बहुत ज्यादा खर्चा होगा इसमें। उसी प्रकार सीमित क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे एक व्यक्ति जो अनुसूची का तैयार करेगा, किसी क्षेत्र का जनगणना करेगा, तो केवल एक सीमित क्षेत्र के ही करेंगे, दूसरे व्यक्ति भी सीमित क्षेत्र का करेंगे। ये व्यक्ति जो इस क्षेत्र का करेंगे तो उसी क्षेत्र का रहता है, इस कारण भावात्मक लगाव भी इसमें जुड़ा रहता है। इसमें यही बारे में बताया गया, ये सीमित क्षेत्र में उपयोगी है। एक संघात्मक समूह में आवश्यकता होती है और अध्ययनकर्ता का केवल खाना पूर्ति है। क्या करते हैं, किसी अपने कार्यालय में बैठकर भी जनगणना बता देती है। कोई व्यक्ति जाते हैं तो पूरा संपर्क नहीं करते, एक ही घर में जाकर 5 घर के बारे में पूछ कर लिख देती है, इस प्रकार से है। साथ में पक्षपात की भी भावना होती है, पक्षपात की भावना दिखाई देती है इसमें। और क्या होता है, जब भी जनगणना करने जाते हैं या किसी प्रकार की अनुसूची बनाते हैं
तो व्यक्ति को जब पता रहता है तो क्या करते हैं, वो कृत्रिम व्यवहार करना चालू कर देते हैं। कृत्रिम व्यवहार पूछता है आपके घर मोटरसाइकिल है तो रहता है तो भी नहीं है बोल देते हैं, तो यार कृत्रिम व्यवहार है। आपके घर कितने कमरा है तो 5 कमरा रहता है, व्यक्ति 2 कमरा बता देते हैं। वही है कृत्रिम व्यवहार के बारे में, ये कृत्रिम व्यवहार की एक विधि दिखाई देती है। साथ में सत्यता का इसमें अभाव रहता है। तात्कालिक स्थिति में प्रामाणिकता का अभाव रहता है, पर बाद में जब ये जब प्रकाशन होता है तो प्रामाणिक रूप से यह आंकड़ा को माना जाता है। साथ में अशुद्ध प्रतिवेदन होते हैं, अविशिष्ट सूचनाओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से समाजशास्त्र लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। हम इसको